हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ मिक्सअप जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो आपकी रिवीजन की तरह भी होगी, क्योंकि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, लेट्स क्रॉस चेक योर नॉलेज थ्रू द लूसेंट NCERT and some basic questions which are important to discuss and which you should aware of. So if you are new on this channel, so please must subscribe this channel for getting more updates like this only, and for more videos for preparation. And this videos will help you a lot in your preparation. And literally I am saying the questions I have today, these are fantastic. These are like that you are going to see questions from entrance exam, because these are the questions which are very selected and which are very important to discuss. So now let's finally discuss this question. And if you are new on this channel, so please must become a part of us, because you are going to get a lot of from us. Okay, so now let's finally start this video. So the first question we have, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद फिर 5-5 साल के गैप पर ये आगे बढ़ती रही थी। इसके अलावा आप मुझे ये कमेंट में बताना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था, उस टाइम किस राजा का कार्यकाल चल रहा था। ठीक है। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता मतलब कि सभी को दे सकता है। तो ब्लड ओ ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये बेसिक है बहुत ज़्यादा, आप सभी को पता होगा कि 206 हड्डियां होती हैं। बट या जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन डी होता है? तो विटामिन डी हम सभी को पता है, बट इसका रासायनिक नाम क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ये क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा हूँ ये सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। और डेंगू किससे होता है वो आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे। अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि जो कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसमें किन साइंटिस्टों ने इसकी हेल्प करी थी, और ये जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है वो सबसे पहले किस बुक में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, उस बुक का नाम भी मुझे बताना है, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स ना एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट हैं। एनसीईआरटी में सब मैंने पढ़ रखा है, तो आई होप आप सभी ने भी अगर एनसीईआरटी फॉलो करी होगी प्रिपरेशन के लिए तो आप सभी इससे अवेयर होंगे। तो मुझे आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगला प्रश्न है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेश, जिसे हम शार्क के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगला है, सार्क कितने देश सदस्य है? सार्क कितने देशों से मिलकर बना है? तो 8 देशों से, जिसमें मोस्टली भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे आते हैं। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर, ये हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस करा था।
अगला प्रश्न है आपका, विश्व में अभ्रक मीका जिसे हम कहते हैं का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन। अगला है ग्रांड ट्रक रोड जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने रुपये को भी चलाया था, रुपयों का आविष्कार किया था या फिर रुपयों को प्रचलन में लाया था, यूं कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन बी को हम किस नाम से जानते हैं रासायनिक रूप में? उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में देना। विटामिन सी को भी हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना। बाकी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगला है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। और ये क्वेश्चन हमारा आया था लास्ट ईयर में, जो DU-BEd का एंट्रेंस हुआ था उसमें देखा गया था। ठीक है, उसमें पूरा प्रोसेस पूछा गया था कि जो हमारा यूरिन होता है वो किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और जो हमारे प्रोफेसर रमन है उन्हें किस क्षेत्र में और किसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और किस ईयर मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना। अगला है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को वादन में विख्यात रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के द्वारा किया गया था, और जहां तक कि मुझे पता है ये भिलाई इस्पात संयंत्र आपका उड़ीसा में स्थापित है, उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हमारा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वो है हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से हम उसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनका तबाई थी, जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, पहली महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। और इसी के साथ साथ ये किसके कारण होता है? आपका जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है, ये आप मुझे बताना। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिला होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप DU-BEd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी अदर्स यूनिवर्सिटी की BEd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है और जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप इससे आपकी जो नॉलेज है वो भी क्रॉस चेक हो जाएगी कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है और कितना आपके लिए नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो कितना आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत है ये भी आप अपना देख सकते हैं। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी PDF मैं शायद आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप नोट इट डाउन भी कर सकते हैं इसे। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इसके अलावा हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है DU-BEd 2022 प्रिपरेशन नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं सारी वीडियोस को। और सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियसली हमने शायद 1 महीने 2 महीने पहले DU-BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए वो सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं। तो वो टॉपिक्स भी आप ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अभी हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड बचा है, 1 महीना लगभग पूरा बचा है, और इस 1 महीने में आपको बहुत ज़्यादा अभी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि DU-BEd का जो एग्ज़ाम होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी क्वेश्चन कैब से भी आ जाते हैं। बट हाँ, अगर आपकी NCERT पे
कमांड अच्छी है तो यू कैन क्रैक इट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, और जो जीके जीएस आती है वो मोस्टली इसी तरह से आती है जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट से ही। ठीक है, लूसेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि जीके जीएस के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप लूसेंट अपनी बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इन वीडियोस के माध्यम से भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी यही है आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा, और जो भी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। और वेरी सून आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू माई हैंडमेड नोट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आई हैव रिटन लास्ट ईयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई DBEd। ओके, so that video will also help you in your preparation. Now wrap up this session here only. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।